जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है और आप लोगों को जैसा पता ही है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में हूबहू छप जाते हैं। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना होगा। क्लास 11 2027 या फिर 26-27 लिखा होगा, आप उसमें जा कर के अपना देख सकते हो सारा का सारा वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये अभी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। जैसे ही सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा उसके बाद फिर तुरंत आप लोगों का सब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले देखिए, आपको एक पैसेज टाइप का मिलेगा, आपको उसको पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं? गद्यांश बोलते हैं। इसको पढ़िएगा, जैसे इंटरनेट के बारे में यहाँ पे लिखा गया। और एग्ज़ाम में कभी कभी ये जो पैसेज होता है ये हूबहू छाप दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के उल्टा सीधा, आपको कभी कभी ये पूरा हूबहू छपने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल पे आते हैं। पहले सवाल पे देखिए कहा गया है कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये पूरी दुनिया को जोड़ देता है। क्या कर देता है? पूरी दुनिया को जोड़ देता है। गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई है? तो इंटरनेट के कारण जो है साइबर अपराध और धोखाधड़ी जो है काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट है कि इंटरनेट को किसके रूप में वर्णित किया गया है। इंटरनेट को किसके रूप में? तो ज्ञान के भंडार के रूप में वर्णित किया गया है। किसके रूप में? ज्ञान के भंडार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि गद्यांश में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है। तो कौन सी शर्त पर लाभदायक बताया? अगर इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से किया जाए तो ये क्या हो सकता है? ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का चयन करना है आपको, यानी इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर आंसर आपको करना है। यहाँ पर भी आपको कुछ सारे दिए गए हैं, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट सवाल का आंसर करेंगे। सवाल में कहा गया है कि पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है। तो भारत की पहचान को भिन्नता में एकता से जोड़ा गया है। पद्यांश के अनुसार एकता का दीप किससे जलता है। तो यहाँ पर जो एकता का दीप जल रहा है वो आपसी मेलजोल और भाईचारे से जल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि पद्यांश के अनुसार किन झगड़ों से दूरी बनाने की बात कही गई है। तो कौन से झगड़ों से दूरी बनाना है? तो जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाने की बात की गई है। नई मिसाल बनाएं पंक्ति से क्या प्रेरणा मिलती है। तो नई मिसाल बनाएं पंक्ति से प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल में आपसे पूछा गया है कि रेडियो को किस प्रकार का जनसंचार का माध्यम कहा गया है। अब ये जो रेडियो है ये किस प्रकार के जनसंचार का माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनने वाला माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है आपको बताना है। ये छपने वाला माध्यम होता है। तो प्रिंट मीडिया क्या हो गया आपको यहाँ पे बताना है। तो संदेश को समझने में मदद करता है। नहीं यहाँ पे ना प्रिंट टेलीविज़न है, समाचार पत्र है। तो समाचार पत्र, प्रिंट कौन होता है? समाचार पत्र। कह रहा है जनसंचार का फीडबैक क्या महत्व है। फीडबैक जो आदमी देता है ना उसका महत्व आपको यहाँ पे समझाना है। तो महत्व क्या हो जाएगा? संदेश को समझने में मदद करता है, संदेश के प्रभाव आकलन करता है, दर्शकों की राय प्राप्त करता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है। ठीक है, मॉडर्न आपको बताना है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट, है ना। जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंचार का समाज पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ता है आपका लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करता है, लोगों की राय और विचारधारा को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त में से सभी इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है। तो पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत क्या है? सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। ठीक है, पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है। तो क्या बोला है कि पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत जो है वो आपको बताना है कि क्या होता है। तो सत्य और निष्पक्षता का पालन करना, यानी कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपको सत्य सत्य दिखाना होगा। और निष्पक्षता का मतलब होता है आप किसी का फेवर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त है और वो मतलब कि वो गलती कर दिया तो आप उसके बारे में नहीं लिखोगे, और जो गलती नहीं किया उसको आप गलत ठहराओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष आपको फैसला करना होगा। ठीक है, किसी का पक्ष नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपसे बोला गया है कि पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है। तो पेज 3 का तात्पर्य होता है मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें उस पेज 3 पर होती है। खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या होता है। तो खोजी पत्रकारिता का जो मुख्य कार्य है वो है गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारियों को
उजागर करना। ठीक है, आइए इसके बाद बोला है कि टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा गया है। तो टीवी और रेडियो की जो पत्रकारिता है इसको हम लोग रखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। किस में रखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखते हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक कौन है, आपको ये बताना है। तो दूरदर्शन पर जो पहला धारावाहिक प्रसारित हुआ उसका नाम था हम लोग। क्या नाम था? हम लोग था। इसके बाद फिर से एक पैसेज आपको दिखेगा, इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना है। जैसे बोला है हामिद ने चिमटा क्यों खरीदने का सोचा। तो हामिद ने दादी के हाथ जलने से बचने के लिए चिमटा खरीदने का सोचा था। हामिद के अनुसार खिलौना खरीदने में क्या समस्या थी। तो हामिद क्वेश्चन खिलौने में से कोई काम नहीं बनता है। ठीक है। गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन सा उपयोग हामिद ने बताया। तो रोटी तवे से उतारने में मदद करेगा, चूल्हे को साफ़ करने में मदद करेगा और आग वालों को आग देने में उपयोगी होगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश के रचयिता कौन है आपको बताना है, यानी इसके जो लेखक हैं उसका नाम बताइए आप। तो प्रेमचंद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का आपको चयन करना है। दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोपहर का जो भोजन है वो मूलतः किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा। तो निम्न मध्य वर्गों का। ठीक है। टॉर्च बेचने वाले के माध्यम से परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया है। तो हो जाएगा यहाँ पे आस्थाओं के बाजारीकरण पर। ठीक है। चमेली के बेटे का नाम क्या था। तो चमेली के बेटे का नाम था बसंता। काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने किया है। तो काला शुक्रवार पुस्तक की रचना सुधा अरोड़ा ने किया है। ठीक है। खानाबदोश कहानी के लेखक कौन है। तो खानाबदोश कहानी का जो लेखक है वो है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि। भारत माता का मस्तक किसे कहा गया है। तो भारत माता का मस्तक कहा गया है हिमालय को। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताब बेच दी थी। कौन सी किताब बेचती थी। इतिहास और भूगोल की। आवारा मसीहा का लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर जी। नेक्स्ट है पतंगबाजी में शरद का मित्र जो था वो कौन था। तो पतंगबाजी में शरद का मित्र राजू था। फिर से आपको बोला गया है कि इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर कीजिए। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है। दोहा टाइप का है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में आपसे बोला गया है कि कवि ने इस पद्यांश में किसकी आलोचना की है। तो कवि ने जो आलोचना की है वो धार्मिक भेदभाव और पाखंड की आलोचना की है। हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं परंतु किसके पैरों तले सोते हैं। तो वैश्या के। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश है। तो समाज में सच्चाई का पालन किया जाना चाहिए, यही संदेश दे रहा है। नेक्स्ट है आपका सूरदास के गुरु का क्या नाम था आपको बतानी है। तो सूरदास के जो गुरु थे उसका नाम थे वल्लभाचार्य। हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो भाषा था वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा के कवि हैं आपको ये बतानी है। तो सुमित्रानंद पंत जो हैं वो छायावादी काव्यधारा के कवि हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो महादेवी वर्मा को यामा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मगध में कौन हस्तक्षेप करता है। तो मगध में जो हस्तक्षेप करेगा वो कौन करेगा, मुर्दा हस्तक्षेप करेगा। ठीक है। तो ये थे आपके मॉडल प्रश्न पत्र के टोटल ऑब्जेक्टिव हिंदी इलेक्टिव के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे दिए गए नंबर पर फटाक सा मैसेज कीजिए, तुरंत आपको लिंक मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।